बच्चों, आगे जो है हमें पढ़ना है, क्या जानते हो? आगे हमें पढ़ना है जो बेसिक थ्योरी है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो फिर बच्चों हेडिंग आप सभी लिखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या संधारित्रों का संधारित्रों का क्या संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। सुनो बच्चों सुनो, समांतर और श्रेणी दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे सरल जो परिपथ है वो है केवल दो संधारित्रों का निकाय। वैसे तो 3 भी श्रेणी में हो सकता है, 4 भी समांतर में हो सकता है, लेकिन सबसे बेसिक है दो संधारित्रों के निकाय, है ना। तो चलो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समांतर संयोजन की। समांतर संयोजन तो कह रहे बच्चों आप जानते हो इसमें ऐसे दो संधारित्र होते हैं, ये हो गया एक, ये हो गया दो, और कह रहे बच्चों इस पूरे परिपथ के सिरों में हम मान के चलो एक बैटरी जोड़ के रखा है हमने, ये बन गया 3 वोल्ट का बैटरी है और धारिता है इसका हो गया C1, इसका हो गया C2, सही है। तो देखो जो मूल मंत्र है समांतर संयोजन का आप जानते हो, क्या समान रहता है बच्चों? उभयनिष्ठ क्या होता है? विभव। तो हम कहेंगे यहाँ पे संपूर्ण प्रत्येक के पास V जो है वो उभयनिष्ठ या समान कह सकते हो, सबके पास V है समान, परंतु आवेश अध्यारोपित, अध्यारोपण का मतलब जोड़ना, तो आवेश का अध्यारोपण यानी तेरे बच्चों आवेश का जोड़ना। देखो पूरे निकाय में अगर कुल आवेश निकालोगे तो एकल आवेशों का कुल योग होगा, सही है। मतलब तेरे बच्चों देखो ये धनात्मक प्लेट होगी, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्लेट जो है बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो तेरे बच्चों इसमें इस प्लेट में आवेश हो जाएगा प्लस Q1, इस प्लेट में बताइए माइनस Q1, इसमें माइनस। अब देखो एक क्या करना है बताओ, अगर मैं बैटरी के धनात्मक सिरे का विभव को स्टार लेता हूं तो यही स्टार इसके पास भी है और इसके पास, इन तीनों स्टार का देखो चालक पर जुड़ा हुआ है समान विभव से उच्च विभव पर है। अगर कम विभव प्रदर्शित करता हूं, सर्कल से या डॉट से प्रदर्शित करता हूं, ये देखो बच्चों ऋणात्मक विभव है और ये ऋणात्मक विभव है, ये तीनों जो हरे रंग के बिंदु हैं ये तीनों ही समान विभव। तो बात ये हुआ कि स्टार और सर्कल, स्टार और डॉट के बीच का विभवांतर V है, तो प्रथम संधारित्र मिलेगा और पूरे निकाय को भी मिलेगा। मेरे बच्चों समान मतलब देखो V1 बराबर V2 बराबर पूरे निकाय में या संयोजन में V। तो मूल मंत्र ये है। अब क्या करते देखो संधारित्र के संदर्भ में जो मूल समीकरण बताओ, मूल समीकरण है आवेश समान C गुणा V, ये मूल मंत्र होता है, ये होता है मूल मंत्र बच्चों। अब देखो तुलना करनी है, हम कहेंगे इस व्यवस्था में क्या उभयनिष्ठ है बताओ, क्या कांस्टेंट है? हम कहेंगे सबके लिए V समान, अर्थात इसे आप कांस्टेंट मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। अगर ये कांस्टेंट है तो हम कहेंगे आवेश समानुपाती धारिता, आवेश समानुपाती धारिता, अर्थात
दोनों में से जो बड़ा संधारित्र है उसको अधिक आवेश मिलेगा, कम को कम मिलेगा। तो बच्चों अगर हम तुलना करें तो इसमें संबंध ऐसे लिखेंगे Q1 बटा Q2, आवेशों का अनुपात सीधी सी बात है C1 बटा C2, ठीक है ना। और मैं आपको और एक बता दूं कि कुल आवेश के पदों में एकल आवेश कैसे निकाला। मानो पूरे निकाय में टोटल आवेश बताया गया तो एकल आवेश क्या होगा, बहुत सरल है। हमें C1 और C2 पार्ट में तो डिवाइड करना होता है। तो देखिए इसमें सूत्र कैसे बनेगा, उपलब्ध आवेश टोटल Q, इसको बांटना है C1 और C2 भागों में। अब हमें समानुपाती से बांटना है, इसलिए C1 के समीप हमें C1 लिखना है और C2 के समीप में को विभाजित कर और केवल रह जाएंगे हरे रंग के पार्ट जो कि ये बता देगा, समझ रहे हो। तो समानुपाती C1 के सामने C1 रखना है, C2 के सामने C2 रखना है, ये होता है समानुपाती, ठीक है। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ कि अगर हमें ऊर्जा के तीन फॉर्मूले बताएं, क्या क्या, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बटा C, हाफ Q इंटू V। अगर धारिता और संचित ऊर्जा को तुलना करें तो बेटर है कि हम इन तीनों में से ऊर्जा समान हाफ CV स्क्वायर बटा, तो आप जानते हो कि 1/2 तो पैदाइश कांस्टेंट है और इस परिस्थिति में V कांस्टेंट है, तो इसलिए हाफ और V स्क्वायर, अर्थात ये हुआ कि इनमें ऊर्जाओं का तुलना होगा समानुपाती C। याद रखना, आवेश समानुपाती C और ऊर्जा भी समानुपाती धारिता, दोनों ही समानुपाती, ठीक है। तो इस प्रकार तुलना करें हम कैसे करें, ऊर्जा की तुलना ऐसी होगी बच्चों के ऊर्जा बटा ऊर्जा समान समानुपाती है। ऊर्जा को भी इस प्रकार आप बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर कुल ऊर्जा मालूम है तो एकल ऊर्जा क्या होगी, अगर कुल ऊर्जा तो एकल ऊर्जा क्या होगी बच्चों, देखो आप लिखेंगे Q1 समान उपलब्ध ऊर्जा बटा Q2 समान उपलब्ध ऊर्जा बटा C1 प्लस C2। अब किसके बताओ, आप समझ गए होंगे। अब हम लिखेंगे पहले बच्चों की और Q2 के सामने हमें C2 नियम है। अब जैसे इसको विभाजित करोगे जो पीले रंग के भाग कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएंगे हरे रंग के भाग, और ये हो जाएगा, बोलो। तो मोटा मोटा ये पता चला कि भाई क्या समान है, विभव समान है और आवेश ऊर्जा दोनों ही समानुपाती धारिता है, यानी बड़े को बड़ा मिलेगा, छोटे को छोटा मिलेगा। माना 2 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड समांतर में है, तो 10 माइक्रोफैरड 5 गुना है, तो उसको 5 गुना आवेश मिलेगा और 5 गुना ऊर्जा भी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक है। और जहां तक हम तुलना की धारिता की बात करें बच्चों, तो उसमें इस संबंध का प्रयोग करना पड़ता है। आवेश तुलना की धारिता के लिए हमें अध्यारोपित करना पड़ता है, कैसे, ये देखो। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इस पूरे व्यवस्था को अगर एक ही संधारित्र हम माने, सुनो ध्यान से, इस पूरे संयोजन को हम एक ही माने CP, P फॉर पैरेलल, तो उसके सिरों में भी विभवांतर भी है, तो उसमें कुल आवेश कितना हो गया बच्चों, उसमें कुल आवेश को हम लिखेंगे तुल्य की धारिता गुणा विभव V, और एकल रूप से लिखेंगे भैया C1 को भी V मिला और C2 को भी V मिला। तो सभी में से आप क्या उड़ा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हो। समांतर संयोजन में एकल धारिताओं का योग होता है तुल्य की धारिता। प्रतिरोध में
अपने श्रेणी में लागू होता है कि नहीं? तो बच्चों अगर एक संधारित्र है तो क्या करना है आपको? सिग्मा सी इंडिविजुअल नंबर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब पूरा C1 plus C2 plus C3 plus C4 सभी का एकल योग, है ना? तो अगर जोड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, तुल्यांक की जो धारिता बनेगी यहाँ पे समांतर में, देखो तुल्यांक की धारिता Cp जो है वो सबसे बड़ा इंडिविजुअल मेंबर से बड़ा होगा। मान के चलो 1 माइक्रोफैराड, 10,000 माइक्रोफैराड और 1 करोड़ माइक्रोफैराड, 3 है, समझ रहे हो? 1, 10,000 और 1 करोड़, इन तीनों का जो समांतर संयोजन बनेगा वो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो समझ गए? Cp जो है यानी समांतर जो है वो किससे बड़ा होगा? सर्वाधिक एकल धारिता से। समझ गए? तो बच्चों ये तो हो गया बेसिक्स। देखो क्या क्या हमने सीखा? उभयनिष्ठ आवेश अध्यारोपित, है ना? आवेश समानुपाती धारिता, ऊर्जा समानुपाती धारिता, ठीक है? कुल ऊर्जा को कैसे बांटना है ये आपके सामने पेश किया था मैंने। कुल आवेश अगर ज्ञात है तो कैसे बांटना है ऐसे पेश किया था मैंने। और जहां तक तुल्यांक की धारिता है एकल धारिताओं का कुल योग, है ना? बहुत ही सिंपल है। फिर बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं। संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज यानी श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में बच्चों सबसे सरल व्यवस्था है, चलो हम एक काम करते हैं, एक से अधिक 2 संधारित्र लेते हैं, ये दोनों, ठीक है? इन दोनों के जो भी व्यवहार का हम करते हैं, अब इन दोनों ठीक है ना? देखो बच्चों दूसरे का विभव है V2। तो यहाँ अपोजिट बात, यहाँ पे आवेश उभयनिष्ठ रहेगा और विभव अध्यारोपित होगा, है ना? तो बच्चों मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि यहाँ पर इस व्यवस्था में आवेश रहेगा कॉमन, Q रहेगा समान सभी में आवेश कितना है, इसमें आवेश कितना है और तुल्यांक की धारिता में आवेश कितना है, समान रहेगा। लेकिन विभव होगा अर्थात पूरे निकाय के सिरों में जो व्यवहार है वो एकल व्यवहार की होगी। अब मूल मंत्र क्या है आप जानते हैं? मूल मंत्र है Q बराबर CD और इसमें Q अर्थात ये हुआ बच्चों, क्या बताओ? एक और 2 धारिताओं का अनुपात है, विभव का अनुपात होगा 2:1 व्युत्क्रम में। 2 गुना धारिता तो उसको मिलेगा हाफ विभव। समझ गए बात को? व्युत्क्रम में विभाजन, तो बच्चों व्युत्क्रम में विभाजन हुआ तो क्या लिखेंगे हम बताओ? हम लिखेंगे, एक बात तो हमें पता है कि विभव का अनुपात होता है, और दूसरी बात ये मालूम चला व्युत्क्रम में सही है। अब सोचिए कि कुल विभव पदों में, पूरे तंत्र में हमने कुल विभव प्रदान किया V, अब उसके पदों में एकल विभव हम कैसे निकाले? तो बच्चों बहुत सरल है, अगर आप विभव निकालना चाहते हो
तो लिखो कुल विभव को आपको बांटना है C1 प्लस C2 भागों में और व्युत्क्रम में। V2 का फॉर्मूला उपलब्ध विभव C1 प्लस C2। अब किसके सामने क्या तो आगे V1 के सामने C2 लिखना है और V2 के सामने C1 लिखना है। इस प्रकार की हम जैसे विभाजित करेंगे हरे रंग के भाग हो जाएगा और ये रिजल्ट हमें दे जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब बच्चों के आवेश कांस्टेंट है तो ऊर्जा के समीकरण में हम किसको प्रेफर करेंगे बताओ? हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी को। बिकॉज यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे ऊर्जा का परिवर्तन जानने के लिए हम लिखेंगे ऊर्जा बराबर, चलो इसका प्रयोग करते हैं। एक बटा तो हर परिस्थिति में कांस्टेंट, लेकिन आवेश यहाँ पे कांस्टेंट है श्रेणी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ से चला निर्भरशीलता कि ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका मामला भी वही है, बड़े को छोटा मिलेगा छोटे को बड़ा मिलेगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों अब देखो अगर मुझे कुल ऊर्जा का अनुपात लिखना है, संधारित्र में ऊर्जा का अनुपात लिखना है तो क्या लिखूं मैं? किसी प्रकार V1 बटा V2 की तरह U1 बटा U2 को भी लिखना पड़ेगा। और जहां तक विभाजन की बात है, शेयरिंग की बात है, ऐसा ही सूत्र बनेगा। क्रिया प्रथम में संचित ऊर्जा कितना है? उपलब्ध ऊर्जा बटा C1 प्लस C2 वही उपलब्ध ऊर्जा बटा C1 प्लस C2। प्यारे बच्चों के सामने क्या लिखना है आपका? देखो C1 के सामने C2 लिखना पड़ेगा और C2 के सामने। जैसे विभाजित करोगे तो राइट हैंड साइड में पीले रंग के हिस्से कट जाएंगे और आपको ये रिजल्ट दे जाएगा। बहुत ही सरल है। तो बस आपको याद रखना है विभव समान और आवेश अध्यारोपण और श्रेणी आवेश समानता और विभव का। आगे बात समझ में? तो सारी निर्भरशीलता यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। अब हम तुल्यांक की बात करें। तुल्यांक की अब विभव को पूरे निकाय के सिरों में विभवांतर को व्यक्त करना है और V1 V2 को व्यक्त करना है तो क्या लिखोगे? क्या बच्चों विभव का अध्यारोपण नियम अनुसार ये है, सभी में क्या समान है? आवेश। तो इस पूरे निकाय में आवेश कितना है? वही है क्यों। तो लिखोगे आवेश बटा तुल्यांक की धारिता V1 को लिखोगे वही क्यों बटा क्या C1 प्लस वही क्यों बटा C2। तो सब कॉमन क्यू कैंसिल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बोलो तो ये आपको रिजल्ट दे जाएगा। क्या बताओ? कि परिणामी का व्युत्क्रम एकल राशियों के व्युत्क्रमों का योग, ऐसे ही कहेंगे हम, परिणामी का व्युत्क्रम एकल संधारित्रों के व्युत्क्रमों का कुल योग। तो बच्चों यहां से हमें मिलेगा बताओ 1 बटा CS 1 बटा C1 1 बटा C2। और अगर अनेक संधारित्र हो श्रेणी तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बटा CS को लिखना पड़ेगा 1 बटा C इंडिविजुअल नंबर 1 फ्रॉम यानी पूरे श्रेणी को जोड़। हालांकि बच्चों देखो दो संधारित्र की बात है तो हम प्रेफर करते हैं फॉर्मूला कि गुणनफल बटा योग। यही नियम प्रतिरोध में समांतर में लागू होता है, दोनों का जस्ट ऑपोजिट है ना। तो बच्चों यहाँ पे मामला ये होगा, देखो श्रेणी संयोजन का तुल्यांकी जो है वो छोटे से भी छोटा होगा। 3 या 4 या 5 जितने भी मेंबर्स हैं, एकल सदस्य है उस व्यवस्था में, तो उनमें सबसे छोटा है तुल्यांकी उससे भी छोटा होगा। जैसे
1 माइक्रोफैराड, 500 माइक्रोफैराड और 1000 माइक्रोफैराड। 1, 500 और 1000, इसका तुल्यांकी सबसे छोटा 1 से भी छोटा होगा। आगे बात समझ में? तो समांतर में क्या था, बड़े से भी बड़ा और श्रेणी में छोटे से भी छोटा, ठीक है ना। तो फिर बच्चों ये थे पैरेलल सीरीज के, ओके। और देखो अब हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक सर्किट्स में विभव विभाजन या आवेश का वितरण सीखेंगे। देखो बच्चों, जहां तक दो संधारित्र की बात है, श्रेणी में अगर है तो विभव का वितरण करना है तो फॉर्मूला आपके सामने तैयार होता है ना। देखिए एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी अभी हमने जो पढ़ा है इसका प्रयोग, एक प्रश्न ये है कि हमारे पास दो संधारित्र है, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इस व्यवस्था के सिरों के बीच हमने प्रयोग किया है 60 वोल्ट। समझ में आ गया? बहुत ही सरल प्रश्न है कि दोनों को विभव क्या मिलेगा और दोनों पर आवेश क्या होंगे, ठीक है। हमें करना है या इसमें विभव, इसको क्या मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, और दोनों में आवेश हम जानते हैं कि जो भी होगा वो घनिष्ठ होगा, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए फॉर्मूला तो है तैयार, आप क्या कर, जिसे कहोगे उसी के संगत विभव को आप V1 कहोगे, ठीक है। और जिसे आप और ये आपके लिए कुल विभव है, सपोज करो V0, कुल विभव उपलब्ध है। फॉर्मूला आप जानते हो विभव को कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करें, करना है तो उपलब्ध विभव को हमें C1 प्लस C2 पार्ट में व्युत्क्रम में बांटना है। तो दोनों में यही फॉर्मूला काम करेगा, कॉमन वाला पार्ट में सिंपल हो जाएगा। बोलो, लेकिन किसके सामने क्या लिखना है आपको आइडिया है कि C1 के सामने C2 लिखना है, C1। अब देखो अगर मैं V1 ज्ञात करूं, अब देखो आवेश क्या करता हूं, आवेश के 2 माइक्रोकूलम 4-10 मीटर प्रति सेकंड तो 10 टू दी पावर 5 बटा 2। दूसरा जवाब सही, बोलो हाफ एम बी स्क्वायर गति ऊर्जा में बराबर स्थिति ऊर्जा में, है ना। बोलो बहुत अच्छी बात है नंबर। अब आप आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल, 16 नंबर। 16 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना सभी, ठीक है। बताएगा Q1 Q2 दोनों आवेश हैं जो कि 30 सेंटीमीटर पृथक्करण पर है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा आवेश Q3 को हम एक मतलब वृत्ताकार चाप के अनुदिश, मतलब जिसकी त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर, हम D बिंदु तक लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बताया गया है और यहाँ पे हमें K का मान बताना है, सही है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों तो 30 सेंटीमीटर और हम जिसको लेकर आ रहे हैं तो आपको किस आवेश को लेके चलना है, आपको Q3 लेके चलना है, यानी उससे जो अब 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइए। अब मुझे बताइए कि ये 10 होगी, ये 40 है, ये जो विमान है 30 40
विस्तार से बता, ठीक है। अब बच्चों जब देखो हम प्रारंभिक बी से हम सी से बी तक, सी बिंदु पर और डी बिंदु पर Q1 के कारण विभव समान है, बोलो। तो हम कहेंगे Q1 जनित विभव क्योंकि समान दूरी पर है, ठीक है। कुल विभव लिखे, देखो Q सी बिंदु पर विभव लिखे जो कि प्रारंभिक बिंदु है ना, जैसे कि के Q1 बटा 40 सेंटीमीटर, जबकि डी बिंदु पर विभव जब लिखेंगे आप तो लिखेंगे Q1 जनित के Q1 बटा वही 40 सेंटीमीटर, परंतु 10 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि इससे संख्या कार्य कैसे निकाला जाता है, कार्य निकाला जाता है बच्चों को, या स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकाला जाता है कैसे, जिस आवेश को किया तो है Q3। अब देखो अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, सही है बच्चों। बेसिकली दोनों का तो दोनों उड़ जाएंगे। लॉजिकली इन दोनों को पहले से लिखना ही जरूरी नहीं है कि जब आप देखते हो कि एक आवेश से दूरी समान है, जब आपने देख ही लिया कि भैया विभव से इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान है तो उसके कारण विभव लिखो ही मत, केवल दूसरे के कारण विभव लिखो क्योंकि उससे दूरी बदल गया, 50 से 10 हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो अब हम लिखेंगे Q3, अब ब्रैकेट के भीतर क्या लिखना है बच्चों, इसके इसमें लिखना है K को मैं लिखता हूं 1/4πε0 और Q2 भी मैं उभयनिष्ठ लेता हूं। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा भाई 1/0.1 मीटर, 1/0.1 मीटर होता है 10 और 1/0.5 मीटर होता है 2। तो प्यारे बच्चों 10 माइनस, ये है जवाब। मेरे ख्याल से अब K का मान आपको दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि Q3/4πε0 गुणा K है, तो Q3/4π गुणा K है तो K हो जाएगा 8 गुणा Q2, 8 गुणा Q2, यानी Q1 पर ये जो उत्तर है डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे देखी जाए अगर आप बच्चे सुनो ध्यान से, अगर आप Q1 के समविभव प्रश्न लेते हो तो आप एक प्रश्न ऐसा लेते Q1 के कारण दोनों बिंदुओं में कोई विभवांतर है नहीं क्योंकि Q1 के समविभव प्रश्न में ही उपस्थित है, वो समझ गए ये मामला। तो मेरे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर हो गया, आगे बताएं। आगे बच्चों कब 21 से लेके 30 के बीच, यस कम ऑन फास्ट, 22 27 बता रहा हूँ, बहुत मार पड़ेगी नहीं तो। 22 क्वेश्चन भी सेम समविभव प्रश्न पर आधारित है ना, तो मैं इसको भी सॉल्व करना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। देखो सभी सुनो ध्यान से, 22 नंबर देखो, उसमें प्लस Q और माइनस Q आवेश A और B बिंदु पर स्थित है, अच्छी बात है। देखो सर L2L दूरी पर है, ओके AB
सी है मध्य बिंदु ए और बी का, सुन रहे हो, सी है मध्य बिंदु, ये देखो मध्य बिंदु सी, अच्छी बात है, मतलब दोनों आवेशों से दूरी समझ में आ गया, एल और एल, अच्छी बात है बच्चों। पता है कि वहां से एक प्लस क्यू आवेश को सी आर डी के अलॉन्ग लेके जाया जाए, मतलब एक अर्धवृत्त है, यानी बच्चों जिसको हम इस यानी अर्धवृत्त का ऐसे लेके जा रहे हैं, कहां तक, यहां तक लेके जा रहे हैं। तो बच्चों लॉजिकली क्या है बताऊं मैं आपको, देखो बी बिंदु का ये समविभव प्रस्तुत में उपस्थित बिंदु आवेश, इसकी दूरी एल है, इसकी दूरी भी एल होगी। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न में आप बी को भूल जाओ, ए के कारण देखो, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था जो कि एल दूरी पे थी, और अंतिम बिंदु गौर कीजिए सीएल दूरी पे चला गया, ये भी एल होगा। देखा कि अगर बी समविभव पृष्ठ बनाते हैं तो समान दूरी पर, तो बी का प्रभाव को भूल जाओ। अब देखो हम करेंगे इस बिंदु पर, यदि प्रारंभिक बिंदु पर विभव कितना बताइए, और Q बटा L, अंतिम बिंदु पर क्या है, बड़ा आसान है, Q बटा PL, ठीक है, 1/3 माइनस 1 यानी माइनस 2 बोलो। अब आप एक काम करो, इसमें k को प्रतिस्थापित कर लो, कैसे, -2/3, k का मान देखो 1/4 कैपिटल Q छोटा q बटा L। अब देखो जवाब आ जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगेन समविभव पृष्ठ है ना, और ऐसा ही क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन भी, 15 नंबर क्वेश्चन में मामला वही है कि इन दोनों बिंदुओं की दूरी मूल बिंदु से समान है, इसलिए कार्य नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों, 23 नंबर में छोड़ दो, अभी छोड़ दो, 2 क्लास बात कर लेना, ओके। फिर आपने बताया मुझे नंबर प्यारे बच्चों, 2 मेटल प्लेट्स, इतना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स नाउ डिफरेंट केओस इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसे भी छोड़ दीजिए, अभी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। 23 कैपेसिटर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ये क्वेश्चन चलेगा। 25 नंबर देखो, 25 बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन देखो सभी, 25 नंबर में बताया गया है, देखो जो है एक संधारित्र सहन कर सकता है, मतलब क्या हुआ, इससे अधिक विभव देंगे तो दोनों प्लेटों, अरे गधो लास्ट में क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हो या ऐसे मजे ले रहे हैं? देखो कुछ भी करो, टेस्ट में अच्छा करोगे ना, है? तब तो मजे, पार्टी करेंगे फिर, है ना। एक काम करूंगा मैं, कल आके ना लिस्टिंग कर लूंगा, तुम लोग कल के बाद जगह मत बदलना अपना, जो वहां पे बैठते हो बैठना, कल मैं क्या करूंगा, फ्रंट और बैक दोनों को 2 टीम में चेंज कर दूंगा, देखता हूं किसका मार्क्स ज्यादा आता है, ठीक है ना, या बॉयज और गर्ल्स को अलग कर देते हैं, है ना, देखते हैं किसमें दम है, अमूल माचो बड़े आराम से, है ना, देखते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोग तैयार हो कि नहीं, मुझे क्या करना है, टेस्ट में जितने भी बॉयज हैं इंडिविजुअली मार्क्स को ढूंढना है, और गर्ल्स के जो इंडिविजुअली फिजिक्स में मार्क्स है उनको जोड़ना है, और देखेंगे जीतता कौन है, ठीक है, ठीक है, लिस्टिंग करूंगा, ठीक है, चलो जीतने वाले को कुछ ना कुछ मिलेगा।
जीतने वाले को पतंजलि आटा मिलेगा। अच्छा सुनो, मेरे बच्चे इस सवाल को देखो भैया, सुनो, एक संधारित्र, देखो ये सब करेंगे ना, 2-4 मिनट कर सकते हैं, आपको इतना यकीन तो हो गया मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे हमेशा नहीं कर सकता। क्यों बताओ? सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ चौधरी साहब, क्या बोल रहे हो? थोड़ा आवाज से बोलो सर। हाँ बोलो, खड़े हो गए बोलो। संडे को क्लास कहाँ जाते हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा? तो क्लास के बाद में आके बता रहा। हाँ सुनो थोड़ा, है ना, हो गया हंसी मजाक। सुनो भैया, एक संधारित्र जो है वो विभवांतर सहन कर सकता है, ठीक है ना। पूछेगा कि कितने सहन कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम इनको श्रेणी में जोड़े प्यारे बच्चों, श्रेणी में, सुनो, श्रेणी का मूल मंत्र आप जानते हो, पूरे निकाय में विभवांतर एकल विभव का कुल योग। तो हम कहेंगे प्रत्येक अगर वी और वी सहन कर सकते हैं तो पूरा संयोजन कितना सहन कर सकेगा? 3v, 3v सहन कर सकेगा, क्योंकि श्रेणी में एकल विभव जुड़ जाते हैं, है ना। लेकिन तुल्यांकित धारिता बच्चों बताओ क्या होगा? c/3 हो जाएगा कि नहीं? c/3 होगा। क्यों, कहां से होगा? 1/c, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो कि अगर n संख्यक संधारित्र, समान संधारित्र n संख्यक श्रेणी में है तो c/n बन जाता है, और समांतर में n × c बन जाता है कि नहीं? तो फिर बच्चों ये हो गया जवाब। क्या बताओ? c/3 और 3v, यानी तीसरा ऑप्शन सही। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े? आगे बढ़े बच्चों, कह रहे बच्चों 31 से लेके 40 5 क्वेश्चन अलाउड है, बताइए। 31 से 40 37 और 40 और 30 अच्छा क्वेश्चन है, 30 वो अच्छा क्वेश्चन है, 30 लिख लिया। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा 36 नंबर। सुनो सभी, अच्छा क्वेश्चन है ना 36। 36 में क्या है? 36 में कि एक ही बिंदु से हमने दो ऐसे आवेशित पेंडुलम को ऐसे, दोनों का कोण मान थीटा है। सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड व्यवस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली इन दोनों में लगेगा प्रतिकर्षण, दोनों का परिस्थिति समान है, लेकिन मैं किसी एक को देख के सॉल्व करूं। तो क्षेत्रफल कौन है? प्रतिकर्षण, और यहाँ पे आपने स्वयं का भार, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल बात ये है, अगर इसकी साम्य बनने की सोचें हम, अगर यश तो टी के बनेंगे दो घटक, तो मोटा मोटा बात ये है, टी साइन थीटा क्षैतिज बल और टी कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर बल। तो जो सबसे अहम बात जो है वो क्या जानते हो? वो है tan थीटा जो है समान क्षैतिज बल बटा ऊर्ध्वाधर बल, W मतलब भार। आगे बात समझ में? अब यहां पर इस प्रश्न पे लौट आते हैं हम। बताएगा कि बच्चों ऐसे दो गेंद है जो उभयनिष्ठ बिंदु से समान लंबाई के डोरियों से निलंबित है। ऑलराइट, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ हाइट। इसमें कुछ देखो आर डैश, ओके ठीक है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, देखो मूल अवस्था में देखोगे, सुनना ध्यान से बच्चों,
आप ही मुझे बताओ कि अगर ये r है तो ये विमा r/2 होगी कि नहीं, और ये विमा y है, ठीक है। सबसे पहले tan थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो चलो इस व्यवस्था में tan थीटा लिखते हैं। मूल स्थिति में tan थीटा को आप लिखोगे, क्या लिखोगे, r/2y, सहमत हो बच्चों, ऊंचाई बटे आधार, ठीक है। तो r/2y आ गया, ठीक है। तो r/2y जो है वो है tan थीटा। tan थीटा मतलब स्थिर विद्युतिक बल बटा mg, स्थिर विद्युतिक के आवेशों के गुणनफल बटा दोनों के बीच का पृथक्करण का स्क्वायर mg, सहमत हो बच्चों। ये प्रथम समीकरण बना। फिर हमने क्या किया, बीच में इसको चिपका क्लैंप कर दिया। उससे क्या हुआ, परिवर्तित अवस्था बच्चों क्या हुआ, देखो आए और यहाँ पे आपने क्लैंप कर दिया तो क्या हुआ, और ये ऊंचाई स्थिति है, कुछ इतना तो हमने किया। अब ये बना tan थीटा, ये मानो थीटा tan, ठीक है बच्चों। तो आप मुझे वही तो क्या मिलेगा, tan थीटा नहीं थीटा डैश बराबर, अब देखो ऊंचाई बटे आधार, अब मिलेगा ऊंचाई बटे आधार बच्चों r डैश बटा y डैश, सही है, y डैश r डैश बटा y, सॉरी r डैश बटा y, ठीक है, ये y/2 में है। थीटा डैश समान क्या है, अब स्थिर विद्युतिक बल कितना, है कि नहीं। तो कह रहे बच्चों एक काम करें, आप इस बार देखो इस समीकरण से टू वाई नहीं y के क्यू स्क्वायर बटा एम टी, तो सारा वो r बटे 2 का वर्गमूल अर्थात r बटे 2, तो लिखूंगा C2 ये 3 माइक्रोफैराड अगर ये ले गया 36 तो 60 में से बाकी बचेगा 24, ऐसा सोचो, दोनों का योग है 60, तो ये ले गया 30 बाकी बचेगा 24, या फिर आप इस फॉर्मूले में तो भी आपको रिजल्ट 24 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया विभव, दोनों में एकल विभव मिल गया हमें। और एकल विभव के बाद बच्चों किसी एक में आवेश निकाल लो तो काफी है, जैसे कि संधारित्र में आवेश क्या लिखोगे, धारिता इंटू विभव, तो धारिता कितना है बताइए, 2 माइक्रोफैराड, और विभव कितना करे बच्चों 36 वोल्ट, सही है ना। दोनों का गुणनफल 72, लेकिन माइक्रो इकाई, माइक्रो इकाई मात्रा यानी माइक्रो कूलम, बोलो। तो फॉर्मूला तैयार है, व्युत्क्रम में बांटना है, और तेजी से बच्चे क्या करते हैं, ये बांट लेते हैं बहुत तेजी से, कैसे देखो,
ये 1.5 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड मैंने प्रयोग किया है 80 वोल्ट का व्यवहार कर। ठीक है, तो आप कर लोगे। कैसे करोगे? इसको कहोगे C1, इसको कहोगे C2, ये हो गया V0, ये हो गया V1, ये हो गया V2। फॉर्मूला है आपके पास। या तो और एक तरीका भी है, जो संधारित्र बताए देखो बच्चों, उनका न्यूनतम पूर्ण संख्या अनुपात क्या है। बेसिकली दोनों का अनुपात मैं कहूं अगर तो 1:4 है कि नहीं बताइए। 4 गुणा 1.5 कितना होता है? 6। तो 1/4 के 5 भागों में बांटना है। कितने भाग का? सोलापुर। इसको इसका भाग देंगे, 1 भाग अर्थात सोलापुर। बोलो, 1 भाग 4 भाग, कुल मिला के 5 भाग। 5 भाग 80 वोल्ट उपलब्ध विभव, 1 भाग 16 मिला। 1 भाग इसे देना है, 4 भाग इसे देना है। 1 भाग अगर 16 है, 4 भाग कितना? 64 है। हो गया काम। ऐसे बांटते हैं बच्चे। ठीक है, बिना फॉर्मूला लिखे। अब अगर इसी परिपथ में आवेश आपको बताना हो तो बड़ा कूल है। क्या कूल है? किसी एक में आवेश निकाल लो। कैसे भैया? 16 गुणा 6 कितना है? 16 गुणा 6, 16 गुणा 5 कितना होता है? 80, 96 माइक्रो कूलम। 96 माइक्रो कूलम। इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे ना, वही 96 ही आएगा माइक्रो कूलम। किसी एक में आवेश कॉमन, दोनों में आवेश, पूरे निकाय में वही आवेश है, कॉमन होता है। ठीक है, तो फिर ये आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, तो देखो जो सरकारी तकनीक है वो क्या है मैं बताऊं। सरकारी तकनीक है मैं बताऊं क्या। अगर कभी भी आपको श्रेणी संयोजन में संधारित्र है और संपूर्ण विभव पता है, तब आपको क्या करना होता है बच्चों? स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या है मैं बता दूं। सीरीज श्रेणी में संधारित्र अगर है, सीरीज कैपेसिटर्स श्रेणी में प्यारे बच्चों अगर संधारित्र हैं तो सरकारी विधि क्या है? स्टेप 1 होता है कि आप तुल्यांक निकालें CS। कैसे निकालोगे? वही नियम 1/C1। अगर 3 है, 4 है, कुछ भी है, 2 में तो बहुत इजीली आ जाएगा बच्चों, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। लेकिन अगर 3 या 4 है तो क्या करोगे? 1/CS समान 1/C1, 1/C2, 1/C3 सबका ही हो। तो इससे पहला स्टेप में CS आएगा। CS आने के बाद स्टेप 2 में आप क्या करोगे? अब पूरे निकाय में या एकल संधारित्र में आवेश ज्ञात करोगे बड़े आराम। तो इससे क्या होगा? प्रत्येक में आवेश आ गया। अब प्रत्येक में आवेश आने के स्टेप 3 में तो आपको एकल विभव बताना है। सुनो ध्यान, आपको प्रथम संधारित्र में विभव बताना है बच्चों, तो क्या करोगे? वही आवेश है बटा C1 लिखोगे। द्वितीय संधारित्र में विभव बताना है, वही आवेश है बटा C2 है। ऐसे आप चलते रहे। ये होते हैं सरकारी स्टेप। पहला स्टेप तुल्यांक धारिता, दूसरा स्टेप आवेश पूरे निकाय में या एकल में, और तीसरा स्टेप अगर सभी में आवेश पता है तो आवेश बटा धारिता एक एक करके लिख के हमें V1 V2 V3 मिल जाएगा। बोलो, तो चलो ट्राई करते हैं। जो पता है क्या तीन हमने और 3
3 माइक्रोफैरेड, इन तीनों का संयुक्त, 2 5 3, तो आंसर कितना 124। हमें यही प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक संधारित्र में विभव बताइए और सभी में आवेश बताइए। ठीक है, तो हम चलो ये सरकारी स्टेप लगाते हैं। सरकारी स्टेप क्या है? एक बटा 3 और 1/5, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 15, 3 मतलब यहाँ पे 10 आएगा और 5 मतलब यहाँ पे 6 आएगा। बच्चों बोलो, तो CS नहीं 1/CS आया, 31/30, ये CS नहीं क्या है फिर, ये 1/CS, तो CS कितना है? CS आ गया 30/31 और 30/31 जो है वो 1 से भी कम है। तो देखो तुल्यांक की जो मैंने पहले ही कहा था, सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। देखो सबसे छोटा कौन है, 2, उससे भी छोटा आएगा, आया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, माइक्रोफैरेड इनटू विभव का प्रयोग हमने किया है 124 वोल्ट। बोलो, अब 124 जो है वो 31 का 4 गुना होता है, तो ये इसको कट करोगे, ये 4, अब 4 इंटू 30 कितना होता है प्यारे बच्चों, 120 माइक्रो इकाई। ओके, 120 माइक्रो इकाई। 4 मिनट बचा हुआ है। स्टेप 3, प्रथम वाला 2 माइक्रोफैरेड, तो लिखेंगे इसका विभव कितना होगा प्यारे बच्चों, लिखेंगे भैया V1 बराबर आवेश 120 माइक्रो इकाई बटा 2 माइक्रोफैरेड, कितना आएगा 60 वोल्ट ये ले जाएगा क्योंकि सबसे छोटा है। V2 जो 5 माइक्रोफैरेड का था बच्चों, 120 बटा 5 वोल्ट ये ले जाएगा, और V3 जो होगा 40, समझ गया, 120 बटा 3 40। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ा जो भाई का था 5, उसको सबसे छोटा विभव मिला, और जो सबसे छोटा था उसको सबसे बड़ा मिला। ये नियम है। ऐसा क्यों? क्योंकि C और V का गुणनफल कॉमन होना चाहिए, तो C बड़ा तो V को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये देखो सरकारी विधि है। सरकारी विधि मतलब 1 2 3 स्टेप डिटेल में सॉल्व करना, जिसमें कोई गलती होने की चांस नहीं है। प्राइवेट विधि क्या है, फास्ट ट्रैक होता है, तो है व्युत्क्रमानुपाती में बात है ना बच्चों। तो देखो, अगर आपको मैं फॉर्मूला के रूप में बताऊं, C1 C2 और C3 3 श्रेणी में है। अगर आप कहोगे कि सर फॉर्मुलेट करें, तो मैं कहूंगा जो है वो समानुपाती 1/C है। समानुपाती 1/C है, तो जब भी मुझे विभव निकालना होगा तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा भैया 1/C1 इंटू प्लस विभव और नीचे इसे सॉल्व करोगे डायरेक्ट आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट बचा हुआ है। इससे फास्ट टेक्निक है, वो बता दूं। वो ये टेक्निक है बच्चों, सुनो ध्यान से तब समझ में आएगा। बच्चों 2
माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। कितना विभव लगाया था? कितना लगाया था? अब मुझे बताओ कि हमें किस में बांटना है इन्हें? व्युत्क्रम में बांटना है। तो सबसे पहले देखो 5 और 3, ये तो क्या नहीं बांटना है, तो कैसे बांटना है? 1/3 का अनुपात क्या है? ठीक है, अब 1/2, 1/5 और 1/3 इसी से ऐसे बांटा गया। या तो इसको एक काम करो, सबको एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो कि सभी एक पूर्ण संख्या अनुपात आपको मिले। तो एक काम करते हैं बच्चों, 30 से सबको मल्टीप्लाई कर देते। कितने से? 30 से। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर 30 से मल्टीप्लाई करो तो 15 होगा कि नहीं? 15 हो जाएगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, हरे रंग की जो वृत्त है उतने भागों में अब डायरेक्टली बांटना है आपको। डायरेक्टली क्यों? क्योंकि ये अनुपात क्या था? सी नहीं, 1/c का अनुपात था। अब मुझे बताओ, 15, 6, 21 और 10, 31 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 31 भाग हो गए। 31 भाग को मिला 124। तो एक भाग को क्या मिलेगा फिर बच्चों? 4 वोल्ट। एक भाग क्या? 4 वोल्ट। तो आपने 1/c रेशियो ले लिया है। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व सकते हो, डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हो। इसको दे दो 15 भाग, 15 4, इसको दे दो 6 भाग, 6 4, इसको दे दो 10 भाग, 10 4। ये आंसर आएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप बिल्कुल बेसिक विधि से करो या फिर इस फॉर्मूले से करेंगे या तो फिर इस टेक्निक से कीजिए। ठीक है, तो बच्चों समय समय होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ये वाला टेक्निक, पहले सी का अनुपात क्या क्या था? 2 5 3। अब 1/c का अनुपात, 1/c का अनुपात 1/2, 1/5, 1/3। तो ऐसे बांटने में हमें दिक्कत होगी, तो हमने क्या किया? सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको क्या किया? इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किया। तब जाके हमें एक अनुपात दिखा, क्या? 15, 6 और 10। 15, 6 और 10 1/c का अनुपात है। तो 15, 6 और 10 मिलके 31 हो गया। 31 को मिला 124, को मिलेगा 4। अब डायरेक्टली बांटिए क्योंकि ये 1/c का अनुपात है। 15 भाग 4 गुणा 15, 6 भाग 4 गुणा 6 और ये 10 भाग 4 गुणा 10 बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे आंसर मिला था उस बेसिक विधि, सरकारी विधि से, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक्सरसाइज डिस्कस करना है। आपको मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज नंबर 3A। देखो बच्चों, चुपचाप डाउट पूछो जो है। ये पीछे पीछे मत करना प्लीज, चुपचाप बैठो। क्योंकि हाँ करिए, बिल्कुल चुपचाप होना चाहिए, नहीं तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बिल्कुल चुप बैठना, फालतू में यहाँ पे रायता नहीं फैलाना है। हाँ, अब ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 3A है ना प्यारे बच्चों। 1 से 10 के बीच आपकी क्वेरी, मैक्सिमम एंट्री 5 हो सकता है उससे। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आपकी क्वेरीज बताओ जो नहीं हुई आपसे। 5वां सवाल, ठीक है। और कुछ हो तो बताइए। 1 से 10 के बीच बिल्कुल बातें बंद कीजिए, अपने अपने क्वेरीज पूछिए। अगर नहीं किए हो तो चुपचाप बैठ के सॉल्यूशन लिखो।
कौन सा? तीसरा। और बोलो, तो 5 एंट्रीज अलाउड है 10 में से। 11 बार 10 से बाहर जाता है प्यारे। यार मतलब हे भगवान, ये लैपटॉप थेरेपी है। हाँ प्यारे बच्चों, 5 और 3, आप चुपचाप बैठो। बैठ गए? तो जो नहीं किए हो, जो करोगे जब ये डाउट आएगा ही, समझ में आ गया। जिन्होंने किया उसका डाउट आया, चुपचाप सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। चार्ज बाय एनर्जी छोड़ दो, अभी छोड़ दो इसे, 2 क्लास के बाद करना, इसे छोड़ दीजिए अभी। ऊर्जा का पुनर्वितरण है ये, छोड़ दीजिए। 5वां क्या है? सिंपल पेंडुलम टी, जिसका धात्विक वस्तु नेगेटिवली चार्ज अलाउड टू ऑसिलेट अबव पॉजिटिव मेटल शीट। अच्छा देखो, ये सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो निलंबित वस्तु है उसमें क्या आवेश है बच्चों? ऋणात्मक आवेश, -q आवेश है। तो सीधी सी बात, स्थिर विद्युतिक बल तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका कितना आवेश नहीं होता, केवल गुरुत्व। तो आप आवर्तकाल को क्या लिखते बताइए? आप आवर्तकाल को लिखते 2 पाई अंडर रूट ऑफ लंबाई n बटा g, है कि नहीं? अब आप क्या करोगे? देखो, विद्युत बल की उपस्थिति में आप कहोगे परिणामी नीचे की ओर जो बल है वह है, परिणामी नीचे की ओर जो बल है वो q की यानी ये प्रभावी भार हो गया। ठीक है, कुल बल नीचे की ओर देख लिया। भार तो आपको मिल रहा है ये नहीं g प्लस बल बढ़ा है, लेकिन हमारे अधिक। तो बच्चों अब ये g परिवर्तित होकर g इफेक्टिव हो जाएगा। कुल नीचे की ओर बल जो है वो प्रभावी भार है बटा द्रव्यमान, g प्रभावी आ गया। अब आप कहेंगे टाइम पीरियड की कैसे है, वो बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बटा g प्रभावी है ना। तो लॉजिक ये है बच्चों की g प्रभावी g से अधिक दिखाना। तो बताओ, अगर नीचे बैठा है अधिक मान तो d डैश छोटा पड़ जाएगा t से। और टाइम पीरियड का छोटे होने का मतलब है तेजी से ऑसिलेट करना। ठीक है, तो ये होगा सही जवाब, लेस देन t। तो 1 से 10 के बीच और कोई क्वेरी हो? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। 7 पैरेलल कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन d, डिफरेंस v, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इकाई एक्चुअली क्या होता है इसमें, देखो ऊर्जा घनत्व को हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? हम लिखते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट बटा क्षेत्र का स्क्वायर। हाँ या ना? अब देखो ऐसा कर सकते हो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्षेत्र को आप क्या कह सकते हो बच्चों? विभव प्रवणता। ये देखो विभव प्रवणता ऐसे लिख सकते हो, तो बीच का विभव समीकरण डी। अब इससे आंसर आपको मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट विभवांतर का स्क्वायर बटा पृथक्करण का स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं? ये 7वां सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है ये हमें विभवांतर विद्युत क्षेत्र को विभव प्रवणता के पदों में व्यक्त करना होता है। आगे बढ़े क्या बच्चों? तो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे चलो बढ़ते हैं 11 से 20 14 और देखो अगर की हो तो टिक करके रखोगे कौन सा डाउट है। तो अब इतना कंफ्यूजन क्यों? ढूंढ रहे हो बड़े बड़े क्वेश्चन कौन से है वो पूछ लें। 14 तो हो गया, और बोलो 16 और कुछ 5 अलाउड है। और कुछ 14 तो जितने पेरे बच्चों बताएगा कि 2 ग्राम इसका द्रव्यमान है और इस पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम। तो कितने विभव से त्वरित करने पर इसका वेग हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये है ना बच्चों? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली क्या होता है, सुनो ध्यान से। मान के चलो ये विभवांतर है,
सुनो ध्यान से बच्चों, ये व्यवहारांतर है, ठीक है। एक्चुअली जब कोई भी आवेशित कण, सुनो ध्यान से, ये आवेशित कण है जिस पर आवेश Q है। अब ये त्वरित हो गया, मतलब बच्चों यहां से यहां तक आप सोच सकते हो कि जो गतिज ऊर्जा में प्राप्ति होगी, काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होगा, वो स्थितिज ऊर्जा में पतन यानी Q V नॉट। सही है, तो कितना गतिज ऊर्जा प्राप्त होगा, ओके। और गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी जानते हो, है ना। तो एक काम करें, इस प्रश्न में आप सही यूनिट तो tan थीटा 2 बार दिखता है, हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 बार tan थीटा लिखकर हमें r डैश को संबंधित करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना चाहिए, जो मैंने विधि बताया था तुम लोगों को। देखो बच्चों, 37 नंबर क्वेश्चन में हमें आराम से सॉल्व करना है और समय देकर, क्योंकि बीच में कुछ भी गड़बड़ करे तो बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है। प्यारे बच्चों, जो विभव है उसको हम आंशिक रूप से अवकलित करेंगे, पहले x के सापेक्ष, ठीक है। तो चलो पहले काम करते हैं। माइनस डेल बाई डेल एक्स, ये लिखने का अर्थ होता है क्या, मैंने समझाया था कि इसका मतलब है केवल x को नियत राशि मानोगे, बाकी जो भी है x को चल राशि और बाकी जो भी है नियत राशि है। तो चलो पूरे फलन को आप देखते रहें और देखो माइनस, मैं इस फलन के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। पहला भाग मेरे लिए है 6x, 6 और x में चल राशि कौन है, x है, और नियत राशि 6 है। तो पहले भाग का आ गया। दूसरे भाग में बच्चों -8 और y नियत राशि है और x चल राशि है। तीसरे भाग में 8 और y दोनों नियत राशि है, तो कोई योगदान नहीं। और चौथे भाग में 6yz, कोई योगदान नहीं, क्योंकि केवल x चल राशि है। ठीक है ना बच्चों, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूं, है ना। आपको जो पॉइंट बताया गया उसका बताओ, x निर्देशांक क्या है, 1 1 1 xyz। तो मुझे अभी तक जो मिला है इसमें क्या मिला है बताइए, मुझे मिला 8y माइनस 6, बोलो सहमत हो। और जिस बिंदु पर बताया गया है वहां पर y निर्देशांक जरा बताओ मुझे, 1 है ना, तो ठीक है। हम जो x निर्देशांक x घटक ढूंढ रहे हैं तो वो हमारे लिए उस बिंदु पर 2 है। चलो ये आ गया, 2 आ गया, 2i कैप। आगे बढ़ते हैं, आगे ठीक उसी तरीके से ey निकालना है, ey के लिए माइनस डेल बाई डेल वाई। तो चलो मैं माइनस सामने रख के मन में रखता हूं कि y चल राशि और बाकी जो भी होंगे वो नियत राशि होंगे। तो चलो पहला पार्ट में एंटर करो, 6 गुना x, दोनों नियत राशि, योगदान 0। दूसरे भाग में एंटर करो माइनस 8xy, y चल राशि है तो यहाँ पे माइनस 8। तीसरे भाग में माइनस 8y है तो इसमें योगदान रहेगा। लास्ट में y चल राशि है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं y मुझे मिल रहा है कितना बच्चों, 8x माइनस 6z माइनस 8। बोलो, जिस बिंदु पर हमें पूछा गया है वहां पे सभी निर्देशांक 1 1 1 है। तो एक काम करें, 1 पुट करो, इसको भी 1 पुट करो, तो क्या आया, माइनस 6 आ गया। ठीक प्रकार अब हम z में आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों अब याद रखना कि z चर राशि होगा बाकी, ठीक है, सामने माइनस साइन ब्रैकेट के भीतर एंटर कीजिए, ये दिमाग में रखते हो कि z चल राशि है और बाकी सभी नियत राशि है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला भाग है 6 और 1 दोनों ही नियत है, कोई योगदान नहीं। दूसरा भाग है बच्चों 8 x और y, कोई चल राशि नहीं, योगदान नहीं। तीसरे भाग में बच्चों 8y, कोई योगदान नहीं। चौथे भाग में के लिए एक z है तो इसका योगदान रहेगा। तो हमें मिल गया ez जो है, सामने माइनस साइन कभी मत भूलना, -6y, उस बिंदु पर y पोजीशन, तो ez घटक भी हमें मिल गया कितना, माइनस, तो x और y पर आपको मिल गया ex, ey और ez। तो अल्टीमेटली वहां पर फील्ड है ex i कैप j कैप k कैप, इसका परिमाण हमें मिल जाएगा। परिमाण क्या रहेगा, मेरे हिसाब से समान, ये वाला इससे पहले वाला, हाँ मुझे लग रहा है वो कोई गड़बड़ है कहीं। 8y माइनस 8 y में क्या है बताओ, 8x1 8, इधर चलो देखता हूँ लास्ट में प्लस 6z, हाँ 8 प्लस आएगा यहाँ पे, तो कह रहे बच्चों प्लस 8, 16 माइनस 6 कितना 10, सही है, प्लस में 10 आएगा, तो देखो ये प्लस में 10, तो अब इसका परिमाण बताओ, 100 प्लस 36 प्लस 4, 140, ठीक, ये हो गया क्षेत्र। लेकिन आपसे पूछा क्या गया कि वहां पे 2 कूलम का आवेश आपने रखा है, 2 कूलम का आवेश, तो बल क्या लगेगा, सभी जानते हैं कि बल समान आवेश गुणा क्षेत्र, तो आवेश है 2 और क्षेत्र हो गया 2√35, तो बोलो कितना आंसर आएगा, दूसरा सही हो, ठीक है ना। आप में से कईयों का आंसर आ भी गया होगा इसके। और कौन सा था बच्चों, 37। 40 नंबर क्वेश्चन अभी तक हुआ नहीं, उसको छोड़ सकते हो आप। तो चलो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है, कल जो है कल हम 41 से 60 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले पढ़ेंगे और बाकी एक्सरसाइज 3A का 41 से 60 कल डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बोलो।